अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। जी, वालेकुम जी मैडम। अस्सलाम। मैं स्टार्ट करूँ? मैं आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दूँ, बस आप क्या स्टार्ट ठीक है। करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी। और वालेकुम आज का अस्सलाम। जो हमारा वेब डेवलपमेंट का है ना, तो आखिरी कोर्स है। जो बैक इन आपका जो फ्रेमवर्क है उसका सेशन होगा इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करते हैं कि आज का सेशन अच्छा जाए। और इंशाल्लाह जो आखिरी सेशन है, इसके बाद हमारा वेब डेवलपमेंट का एक और भी कोर्स है डायरेक्टली इसके बाद। इंशाल्लाह वो मंडे से आई थिंक स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आज आपसे स्टूडेंट सीखेंगे। एंड आप मैडम स्टार्ट कर सकती है अभी। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके मैडम। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में, ठीक है? उसमें हम जी जी। लोगों ने रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ा था कि रिएक्ट जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जो कि हम यूज़र इंटरफेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट एंड अदर जो बेसिक्स लैंग्वेज हैं। और इसकी हमने कुछ फीचर्स ये पढ़ी थी कि इसमें हमारे पास जो है कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो कि हम अलग बना के फिर उसको मेन एप्लीकेशन में जो है इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास JSX होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वर्चुअल डॉम के बारे में पढ़ा था, रियल डॉम के बारे में पढ़ा था, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने जो है इसका जो है फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझा था कि इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें स्टेट्स और प्रॉप्स पढ़े थे कि स्टेट्स और प्रॉप्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो ये सारा का सारा था हमारे पास फ्रंट एंड, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे, चूँकि हम लोगों ने फर्स्ट डे पे भी समझा था कि व्हाट इज़ बैक एंड एंड व्हाट इज़ फ्रंट एंड, और इसमें हम लोगों ने जो है मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताई थी कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो आज हम थोड़ा-सा इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि व्हाट इज़ बैक एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैक एंड हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है? तो किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज़ जो बिहाइंड द सीन चल रही है, वो आपके पास बैकएंड है, ठीक है? कैसे बिहाइंड द सीन चल रही है, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फेसबुक पेज पे गए, ठीक है? और फेसबुक पेज पे आप लोग को एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है? लॉगिन का। आप उसको लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? तो लॉगिन में वो आप लोगों से ईमेल या यूज़र नेम या पासवर्ड माँगेगा, ठीक है? तो जब आप लोग ईमेल या पासवर्ड एंटर करोगे, तो वो कैसे प्रोसेस होके वहाँ पे गया, फिर हमारे पास सर्वर पे गया, और वो सर्वर से कैसे डेटाबेस में स्टोर हुआ, तो ये सारे के सारे लॉजिक्स जो है, इसको कहते हैं बैकएंड। तो बैकएंड वेबसाइट का एक लॉजिकल पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है? वेब डेवलपमेंट में, ठीक है? और बैकएंड जो है वो हमारे पास सर्वर साइड पर काम करता है। अब सर्वर साइड का मतलब क्या है? सर्वर साइड का मतलब ये है ना कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है? तो हम सारा का सारा डेटा अपनी सर्वर पर ले जाके उसको फिर जो है डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब हम इसकी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? कि इसका फ्लो हमारे पास कैसा होता है बैकएंड का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आती हूँ गूगल क्रोम पे, ठीक है? अपना ब्राउज़र ऑन कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हाउ इट्स वर्क, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक है फ्रंट एंड, ठीक है? ये हमारे पास आप समझे कि ये फ्रंट एंड है, ठीक है? इसमें आप लोगों से मांग रहा है यूजर नेम फॉर्म में, ठीक है? ये फ्रंट एंड फॉर्म है, ठीक है? जो फ्रंट एंड में बना है, फॉर एग्जांपल रिएक्ट में बना है, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है? तो इसमें एक फॉर्म बना है, और फॉर्म के थ्रू आप लोगों से जो है यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं ये लोग, ठीक है?
और इसके अलावा इसमें एक सबमिट बटन है जो कि हम लोगों ने HTML टैग्स का यूज़ करके बनाई है, ठीक है। तो ये आप लोगों से ना यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब ये जाएगा बैक एंड की तरफ, ठीक है। बैक एंड की तरफ हमें सर्वर पे शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने यूज़र नेम एंटर किया अली और पासवर्ड एंटर किया अली 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यूज़र ने एंटर किया। अब ये हमारे पास फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जाता कैसा है, ठीक है। तो इसका फ्लो हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दरमियान होती है एपीआई, ठीक है। इसमें हमारे पास होती है एपीआई। तो व्हाट इज एपीआई, ठीक है। एपीआई हमारे पास होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि फ्रंट एंड से डेटा को ले जाना बैक एंड की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोग को ऐसे दे देती हूँ ना। आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में तो आप लोग डायरेक्ट किचन में नहीं जाते ना, वहाँ पे शेफ से बोलते हैं कि क्या बन रहा है और जो बन रहा है मुझे ये चाहिए। आप लोग प्रॉपर बैठ के वेटर को बुला के वेटर आपसे ऑर्डर ले लेता है और फिर वेटर किचन में जाके बोल देता है कि ये ऑर्डर जो है तैयार करो। तो बेसिकली जो किचन है, जो शेफ है, दिस इज बैक एंड। जो वेटर है, जो आपसे ऑर्डर ले रहा है, मतलब आपसे डेटा ले रहा है, तो वो हमारे पास हो गई है एपीआई। और जो आप है फ्रंट एंड, ठीक है। आप फ्रंट एंड पे बैठ गए, वेटर हमारे पास एपीआई हो गई, ठीक है। एपीआई ने आपसे डेटा लिया, ठीक है, और वो गया बैकएंड पे किचन में। बैकएंड पे किचन में गया और वहां से शेफ से बोला कि आप ये ऑर्डर रेडी करें, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी एपीआई, तो इसका काम ये होता है कि फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ डेटा को ले जाना, ठीक है। और फिर बैक एंड से जो है हमारे पास डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाती है, ठीक है। सर्वर से जो है डेटा डेटाबेस में सेव हो जाती है। मैंने आप लोगों को बोला कि सर्वर जो है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका फ्लो है, ठीक है। तो रिएक्ट के थ्रू बैकएंड के पास जो है जो भी डेटा जाता है वो फिर जो है डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग के एग्जांपल दे देती हूँ ना कि आपने लॉगिन किया और लॉगिन जब आप लोगों ने किया ना, तो सर्वर जो है वो डेटाबेस में जाके देखो, यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों ने इंटर किया फ्रंट एंड पे, ठीक है। एपीआई ने वो डेटा लिया, एपीआई ने वो डेटा लिया तो वो बैक एंड के पास गया, ठीक है। बैक एंड को उसने बोला एपीआई ने कि जाओ और डेटाबेस में चेक करो कि ये यूजर हमारे पास मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो वो डेटाबेस में चला गया। डेटाबेस में जब वो गया, डेटाबेस में चेक किया कि हाँ यूजर मौजूद है। तो जब उसने चेक किया कि यूजर मौजूद है, तो डेटाबेस ने सर्वर से बोला कि हाँ यूजर मौजूद है, और सर्वर ने वापस एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड पे यूजर को दिखाया कि यस यू आर लॉग्ड इन और तुम्हारा डेटा जो है वो डेटाबेस में क्या है, वो मौजूद है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स यूज होती है, उसमें से सबसे पहले आता है नोड.जेएस, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नोड.जेएस, ठीक है। तो नोड.जेएस जो कि मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, रिएक्ट, जब हम रिएक्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट में ऐप बना रहे थे, ठीक है। प्लीज ये माइक किसका ऑन है, ऑफ करे। अच्छा, तो कल हम लोगों ने जब हम रिएक्ट ऐप बना रहे थे, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला कि नोड.जेएस को इंस्टॉल करो। इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बैक एंड में बताऊंगी कि इसका क्या काम क्या है, ठीक है। तो Node.js is a JavaScript runtime that allow you to run JavaScript
कोड ऑन द सर्वर साइड आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, ये सेंटेंस तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि C++ में बनी हुई है, C++ लैंग्वेज में बनी हुई है, ठीक है। अब रन टाइम एनवायरनमेंट कैसा है, नोड.जेएस हमें ये फैसिलिटी देता है, ठीक है, कि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अलावा अपने सिस्टम पे भी रन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, फॉर एग्जांपल हम गए गूगल क्रोम पे और उधर मैंने आप लोगों को कंसोल खोल के जो है दिखाया था कि कैसे कि हम जो है ये हमारे पास वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसको हम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रॉपर करके दिखाया था, जो मैंने कैलकुलेशन की थी थोड़ी सी, और जो आप लोग को प्रिंट console.log में मैसेज दिखाया था। इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल बनाया था जो आप लोगों को फिर console.log में शो किया था, ठीक है। तो ये देखिए, पहले जावास्क्रिप्ट जो थी ना, वो सिर्फ वेब ब्राउज़र पे काम करती थी, ब्राउज़र के लिए बनी थी, ठीक है। लेकिन जब नोड.जेएस बना तो नोड.जेएस ने जो है ये फैसिलिटी दी हमको कि हम अपने पीसी पे, अपनी मशीन पे भी जो है जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब ये कैसे हम रन कर सकते हैं, देखिए, हमारे पास एक इंजन होता है, ठीक है, V8 इंजन, ठीक है, जो ब्राउज़र में पहले से इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ब्राउज़र में पहले से इंस्टॉल होता है V8 इंजन, जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को जो है ब्राउज़र में ओनली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोड.जेएस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये वो V8 इंजन ला देता है और आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। जब वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है तो आपका सिस्टम जो है फिर एलिजिबल होता है कि वो जो है जावास्क्रिप्ट को रन कर सके, ठीक है। तो बेसिकली द वर्किंग ऑफ नोड.जेएस के हम अपने मशीन पे भी, वेब ब्राउज़र के अलावा हम अपने मशीन पे भी जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है npm, जो कि कल हम लोगों ने रिएक्ट में भी यूज़ किया था, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, जो कि जो भी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके थ्रू अपने फ्रेमवर्क्स में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा देती हूँ नोड.जेएस में, इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सप्रेस.जेएस पे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मोंगोडीबी पे, ठीक है। तो मैं आती हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। और न्यू फोल्डर में जो है न्यू फोल्डर को मैं नाम दे देती हूँ बैकएंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। मैंने इसको बैकएंड फ्रेमवर्क्स का नाम दिया और यहाँ पे मैं आऊँगी और cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगी और यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट लिखूंगी तो हमारे पास VS कोड खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज npm, जो कि कल रिएक्ट में भी हमें सबसे पहले npm रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ऑन करती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से भी आप शॉर्टकट जो है ऑन कर सकते हैं न्यू टर्मिनल, या आप लोग कंट्रोल प्लस बैकटिक को प्रेस करके भी जो है टर्मिनल ऑन कर सकते हैं। बैकटिक का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1 के साथ जो की है जो एस्केप के नीचे है, दिस इज द बैकटिक की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आके क्या लिखूंगी, npm init, ठीक है, कि npm को init करो। तो मैं इंटर करूंगी तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इंटर 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 दबा के आगे चली जाती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यस किया तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आ गया package.json, जो कि कल रिएक्ट में भी था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास जो भी डिपेंडेंसी, जो भी पैकेज इंस्टॉल होती है वो यहाँ पे package.json में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट नेम होता है, वर्जन होता है और जो मेन फाइल है index.js वो होता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट्स जो स्टार्ट करने के तरीके हैं और ऑथर, लाइसेंस और डिस्क्रिप्शंस वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगी index.js, ठीक है।
दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप फाइल को index.js नाम दें या main.js नाम दें। इसके अलावा आप नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ package.json में आके आप लोगों को बताया भी गया है कि जो मेन फाइल होती है वो हमारे पास index.js होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब नोड जेएस पे सर्वर स्टार्ट करेंगे तो हमें एक बिल्ट इन, जो कि नोड जेएस में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, दैट इज HTTP। क्या? HTTP। तो सबसे पहले मैं इसको रिक्वायर करूंगी। अब HTTP क्या है? एक बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस के अंदर, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जो भी यूजर, जो भी क्लाइंट वेब ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करे, ठीक है, तो उसको वो टेक्स्ट ट्रांसफर करो जिसके लिए वो रिक्वेस्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रिक्वायर करूंगी कहाँ से? नोड जेएस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर कीवर्ड यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिख लूंगी HTTP। ठीक है, ये हमारे पास नोड जेएस में बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आती हूँ जो है अपने स्लाइड्स पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है एक सर्वर क्रिएट करूंगी। सर्वर मैं कैसे क्रिएट करूंगी? जो बिल्ट इन मॉड्यूल हम लोगों ने रिक्वायर किया ना, उसके थ्रू मैं सर्वर को क्रिएट करूंगी। उसमें हमारे पास होगा एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन सिंपली जो सिंपल फंक्शन है उसी की तरह ही काम करता है, बट इट इज यूज्ड इन द एडवांस जावास्क्रिप्ट। जब आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग को समझ आ जाएगी कि कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि एज अ पैरामीटर आप लोग जो है किसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास करें। ठीक है, एज अ पैरामीटर, जो कि एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या करूंगी? HTTP मॉड्यूल का यूज करके मैं क्रिएट सर्वर करूंगी। ठीक है, कि सर्वर को क्रिएट करो। यहाँ पे ये हमारे पास देखिए फंक्शन है, मैंने आप लोगों को बोला कॉल बैक फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। लेकिन एज अ पैरामीटर इसके अंदर जो है हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे। उसमें से हम लोग पैरामीटर्स देंगे, एक रिक्वेस्ट का, ठीक है, एक रिस्पॉन्स का। अब रिक्वेस्ट क्या चीज है और रिस्पॉन्स क्या चीज है? रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे पास वो चीज है कि कोई यूजर गया वेब ब्राउजर पे, उसने फॉर एग्जांपल किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट किया। कोई वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे गया और उसने बोला कि लॉगिन पेज मेरे साथ ओपन करो, तो दिस इज एक्चुअली द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर। यूजर ने सर्वर पे रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए लॉगिन पेज ओपन करो। और रिस्पॉन्स क्या चीज होती है? रिस्पॉन्स हमारे पास जब भी यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, किसी भी पेज के लिए, तो रिस्पॉन्स में उसके पास या तो अगर पेज होगा तो पेज आ जाता है, या कोई एरर होगा तो एरर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द रिस्पॉन्स। यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया, उसके रिस्पॉन्स में सर्वर ने उसको जो यूआई दिखाई, जो फॉर्म दिखाया, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए, एक हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होती है, एक हमारे पास एरो फंक्शन होती है। एरो फंक्शन इज सेम एज जो हमारे पास मैंने आप लोगों को परसों जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बताया था। बेसिकली इसका काम सेम है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, जो कि एरो फंक्शन हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट में यूज होती है, ECMAScript में। ठीक है, और जो सिंपल फंक्शंस है जो मैंने आप लोगों को कराया था एक दिन पहले फर्स्ट डे पे, सो वो हमारे पास जो है बेसिक्स हैं, बेसिक्स फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे मैंने फंक्शन का ब्लॉक खोला। अब फंक्शन का ब्लॉक खोल के मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे, ठीक है, जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे सर्वर पे, रिस्पॉन्स में ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, रिस्पॉन्स में इसको करो राइट, लिखो, क्या लिखो? वेलकम, वेलकम टू द नोड जेएस। ठीक है, रिस्पॉन्स में उसको लिखो वेलकम टू द नोड जेएस। ठीक है,
और इसके बाद रिस्पॉन्स को यहाँ पे एंड कर लो। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब यूजर रिस्पॉन्स करता है ना, ठीक है, और हम रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं करते तो वहाँ पे जो लोडिंग है वो हमारे पास जो है कंटिन्यूसली चल रही होती है, ठीक है, जो कि बैड यूजर एक्सपीरियंस है। इसलिए हम उसको जब एंड करते हैं तो वो हमारे पास लोडिंग उधर ही रुक जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स को एंड करो, लेकिन अब ये हमारे पास जो है हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। क्रोम पे हम जब सर्वर स्टार्ट करेंगे तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होती है एक पोर्ट नंबर। क्या रिक्वायर्ड होती है? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इज बेसिकली जो है हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको पोर्ट नंबर जो है देते हैं, एक यूनिक होता है, ठीक है। और इसके थ्रू जो है हम गूगल क्रोम पे जो है अपना सर्वर जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिसन किया है कि पोर्ट को लिसन करो 3000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं भी यहाँ पे जो है डॉट लिसन 3000, ठीक है। ये आप लोग 3000 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 7000 भी दे सकते हैं, 9000 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको सेव किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि मैं इसको जो है चलाऊं सर्वर पे। तो सबसे पहले मैं अपने फाइल को Node.js के थ्रू रन करूंगी। तो मैं इसके लिए कमांड टाइप करूंगी node, और फाइल का नाम हमारा है, ये देखिए ये फाइल जो हमने बनाई है, फाइल का नाम है index.js, ठीक है, index.js, ठीक है। तो ये हमारे पास रन हो गया। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो हमने क्या यूज किया? HTTP बिल्ट इन मॉड्यूल, http:// लोकल होस्ट पे जाओ, पोर्ट नंबर 3000 पे, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस पे गई तो इसने मुझे रिस्पॉन्स में ये मैसेज शो किया। देखिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर्वर के लिए कि पोर्ट 3000 पे मेरा जो है सर्वर है, और इसने मुझे रिस्पॉन्स में क्या दिखाया? वेलकम टू द Node.js, ठीक है। सो ये हमारे पास था Node.js में सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी आजकल इसकी जो है एक लाइब्रेरी आई है, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस.js, ठीक है, जो कि एक फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी है हमारे पास। और हमारे पास एक फास्ट लाइब्रेरी है जो कि हमारे बैकएंड के कोड को फास्ट बनाती है और फास्ट एक्सेसिबल होती है, ठीक है। और ज़्यादा कोड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो है बहुत सी चीज़ें इसने हमारे लिए आसान कर दी हैं, ठीक है। तो आते हैं, देखिए इसमें हमारे पास की फीचर क्या है? राउटिंग होती है, ठीक है। राउटिंग हम इसमें जो है एक पाथ देते हैं, एक खास पाथ देते हैं रिक्वेस्ट के लिए, कि इस पाथ के लिए जब यूज़र रिक्वेस्ट करे तो आप जो है इसको ये सारे जो है रिस्पॉन्स में दिखाओ, ये मैसेज दिखाओ, या इसने जिस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्स किया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास मिडल वेयर्स होती है। मिडल वेयर्स जो है ज़्यादातर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जब भी कोई क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पहले जो है रिस्पॉन्स जब आती है तो उससे पहले जो है वो मिडलवेयर से गुजर के आप लोगों को रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम जो है एक्सप्रेस.js में अपना सर्वर बनाएंगे और देखेंगे कि हाउ इट इज इजी, ठीक है। और सबसे पहले देखिए ये तो था Node.js का कोड, में इसको जो है उड़ा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है फाइल वगैरह हमारे पास यही बनते हैं, index.js। जस्ट हमें जो है Node.js की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ गूगल क्रोम पे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशंस है। सबसे पहले आप लोगों ने npm नोड पैकेज मैनेजर
इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। अभी नोट पैकेज मैनेजर की भी आप लोग को समझ आ जाएगी कि इसके थ्रू हम किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी लाइब्रेरी को या पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ npm इंस्टॉल मस्ट लिखेंगे, ठीक है। और ये इसमें कोड है। इसके अलावा बाकी आप इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये नेवार है, इसमें आप लोग को जो चाहिए होगा तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आती हूँ VS कोड की तरफ, ठीक है। और आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने कमांड जो है वो टाइप करना है। npm i भी लिख सकते हैं आप लोग, या npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सप्रेस, तो ये हमारे पास इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल होता है, आप लोग का कोई क्वेश्चन हो नोड.js में तो प्लीज वेलकम। चलिए, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई। जब ये इंस्टॉल हो गई तो देखिए कल की तरह इसमें भी नोड मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है। इसमें बहुत सारे फोल्डर्स है जो कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। जो हमारा एक्चुअल सोर्स कोड होता है, जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो यहाँ पे जो है सेव होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पैकेज लॉग डॉट जेसन आ गया। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो भी डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। पैकेज डॉट जेसन देके अभी आप लोग को इसकी भी समझ आ जाएगी। हमने यहाँ पे इंस्टॉल की एक पैकेज, ठीक है। पैकेज हमने इंस्टॉल की तो उसका वर्जन और उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली जो भी डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे पैकेज.json में आ जाती है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने index.js की तरफ, और यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, और यूजर जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट करेगा उसको वो मैसेज में शो करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम जो है एक नई चीज होगी राउटिंग। राउटिंग इज बेसिकली जो यहाँ पे वेब ब्राउजर पे आके, ठीक है, जो पाथ होता है, ठीक है, जो URL होता है, तो वो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड राउटिंग, ठीक है। तो जो पाथ होता है यूजर पाथ के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और फिर हम उसको रिस्पॉन्स में जो है जिस चीज के लिए इसने रिक्वेस्ट की है वो शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी पैकेज हम यूज करते हैं उसको पहले रिक्वायर करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने HTTP को रिक्वायर किया था, लेकिन उसको हमारे पास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो बिल्ट इन होता है, पहले से नोड.js में मौजूद होता है। लेकिन एक्सप्रेस को हम लोगों ने जो है इंस्टॉल करना पड़ता है उसको। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्सप्रेस, और यहाँ पे मैं रिक्वायर कर देती हूँ एक्सप्रेस को, ठीक है। तो एक्सप्रेस हमारे पास रिक्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक दूसरी चीज है, दैट इज एप्लीकेशन। तो अब मैं एक्सप्रेस से जो है एप्लीकेशन को डिक्लेयर करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं नाम देती हूँ ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस फंक्शन से हमें एप्लीकेशन निकाल के, तो अब इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जो है URLs भी बनाएंगे, मेथड्स भी यूज करेंगे। मेथड्स में आप लोगों को बताती हूँ MongoDB में कि एक्चुअली मेथड्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। CRUD ऑपरेशन, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का है तो उन्होंने सुना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐप को डिक्लेयर किया। अब इस ऐप के थ्रू मैं ना अपना सर्वर क्रिएट करूंगी। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी कि ऐप खोलो और ऐप पे गिट करूं। गिट का मतलब है कि जो जिस चीज के लिए यूजर रिक्वेस्ट करे, ठीक है, जो चीज पहले से पड़ी है वो यूजर को चाहिए और यूजर उसके लिए रिक्वेस्ट करे, ठीक है। तो गिट इज अ टाइप ऑफ मेथड, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि MongoDB में है। मैं आप लोग को समझाती हूँ कि व्हाट इज मेथड्स, ठीक है। तो यूजर क्या करे, गिट करे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम पाथ देंगे, ठीक है। तो पाथ में मैं सिंपली स्लैश भी दे सकती हूँ, ठीक है। URL में अगर आप लोगों ने कोई नाम देना है मैसेज,
ठीक है, चले आप लोगों के समझाने के लिए मैं मैसेज दे देती हूँ। बेसिकली जो होम पेज होता है वो तो बिल्कुल सामने नजर आती है ना जब भी आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ स्लैश यूज होता है कि बाय डिफॉल्ट जब कोई उधर जाए तो आप लोग होम पेज जो है वो शो करो। इसके अलावा किसी ने अबाउट पेज शो करवानी है तो उसके लिए अलग जो है राउट यूज करते हैं, ठीक है। राउट इज बेसिकली यूआरएल पे जो यूजर रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, किसी खास डेटा के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ चले मैसेज, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज राउट। मैंने आप लोगों को बताया कॉल बैक फंक्शन का, जो फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर हम लोग जो है दूसरा फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें तो हमने एक पैरामीटर दे दिया राउट का, ठीक है। राउट में हम लोगों ने दे दिया स्लैश मैसेज, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर हम देंगे कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमारे पास सेम एज जैसे हम लोगों ने नोड जेस में यूज किया रिक्वेस्ट होगा, इसके अलावा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आती हूँ और एरो फंक्शन ब्लॉक को मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे, ठीक है, जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे किसी भी मैसेज के लिए इस बात पे, तो आप लोग रिस्पॉन्स में उसको हेलो वर्ड सेंड करो, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या सेंड करो, उसको हेलो वर्ड सेंड करो, सेम एज नोड जेस, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट राइट किया, यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में होता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। रिस्पॉन्ड डॉट सेंड में दिखाओ उसको क्या, मैसेज हेलो, ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्रेस डॉट जेएस, ठीक है। ये मैसेज उसको दिखाओ, यहाँ पे हमें कोई एंड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सर्वर। तो सर्वर के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि किस चीज की जरूरत होती है हमें। सर्वर के लिए हमें पोर्ट को लिसन करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका चेंज है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम पोर्ट को डिक्लेयर करें, ठीक है। पोर्ट वेरिएबल दें, उसको एक वैल्यू असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल किस पोर्ट नंबर पे आप लोग जो है अपना सर्वर ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने 3000 दिया, आप लोग दोबारा भी 3000 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इस बार मैं दे देती हूँ 5000, ठीक है। ये हमारे पास पोर्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब इसमें हम आते हैं कि एप्लीकेशन पे दोबारा जाओ, वहां पे जाके लिसन करो। लिसन करो किस चीज को, लिसन करो पोर्ट को। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्ट पोर्ट नंबर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट पोर्ट नंबर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे पोर्ट को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इधर जो पोर्ट नंबर है मैं सिंपली लिख दूंगी पोर्ट, ठीक है। पोर्ट मैंने लिख दिया, तो इसका यही मतलब हुआ कि 5000 जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल बैक फंक्शन लेंगे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, और उसमें से एरो फंक्शन ब्लॉक बना के हम उसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि आपका सर्वर इस पोर्ट पे रन हो रहा है। तो इस मैसेज से हमें शो होगा कि यस आवर सर्वर इज रनिंग करेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एरो फंक्शन लूंगी, ठीक है। एरो फंक्शन में यहाँ पे आके, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करने, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आती हूँ और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या यूज करती हूँ। देखिए पहले तो हम लोग जो है सिंपल स्ट्रिंग किसी मैसेज के लिए यूज करते थे ना, लेकिन अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, जो कंट्रोल की के साथ हम लोगों ने टर्मिनल ओपन करने के लिए यूज किया, उस पे हमारे पास मौजूद है। शिफ्ट के साथ आप उसको प्रेस करेंगे तो, सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं, सिंपल सिर्फ उसको प्रेस करेंगे तो बैकटिक्स खोल जाएंगे। बैकटिक्स का फायदा क्या है, बैकटिक्स का फायदा ये है कि हम इसमें स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइनली यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगी, यूर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और सिंपली यहाँ पे मैं आके डॉलर साइन के साथ पोर्ट लिख लूंगी, जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मैसेज आप लोगों के पास आ जाएगा कि यूर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं सबसे पहले रन करूंगी इस फाइल को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सर्वर को मस्ट रन करना पड़ता है, वरना आप लोग अगर इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट आप लोग के पास नहीं शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सर्वर को रन कर फाइल को रन कर लेती हूँ index.js के नाम से। ठीक है, तो देखिए कंसोल में इसने मैसेज दिखा दिया है कि यूर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब मैं आऊंगी क्रोम पे, और क्रोम पे इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है, क्या था हमारे पास HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल / लोकल होस्ट पे जाओ। ठीक है, पोर्ट नंबर 5000 पे, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं पोर्ट 5000 पे गई, ये मुझे कह रहे हैं कैन नॉट गेट स्लैश। क्यों? हम जो है स्लैश हम नहीं जानते। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ जो है इसमें कोई बात नहीं दी। ठीक है, तो ये क्यों? अगर हम यहाँ पे सिंपल स्लैश देंगे, ठीक है, तब ये हमारे पास रन होगा, लेकिन हमने यूआरएल में दिया है कि स्लैश के साथ आप मैसेज दे दें। ठीक है, देन इसको जो है रन करें। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्लैश के साथ जो है मैसेज देंगे, देन आप लोगों को जो है ये मैसेज शो होगा। तो इसको मैं दोबारा, मैंने आप लोगों को बताया कि दोबारा रन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक पैकेज यूज होता है नोडमोन, जिसको आप npm के थ्रू इंस्टॉल करो, और सिंपली यहाँ पे आके स्क्रिप्ट में लिखो, नीचे एक की वैल्यू पेयर बनाओ, यहाँ पे लिखो div, और यहाँ पे लिखो नोडमोन। ठीक है, जब नोडमोन इंस्टॉल हो जाए और यहाँ पे index.js लिखो, तो फिर आप लोगों को बार बार जो है node.index.js ये नहीं लिखना पड़ेगा सर्वर को फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करके देख ले। ठीक है, आप जैसे ही फिर सेव करेंगे तो आपके पास जो है चेंजेस भी हो जाएगी और सर्वर भी जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं Ctrl+C करके दोबारा यहाँ पे फाइल को रन करती हूँ node.index.js। ठीक है, मुझे मैसेज शो हो गया, और यहाँ पे मैं फाइल पे आती हूँ। हम लोगों ने यूआरएल में राउट में क्या दिया था, /मैसेज हमने दिया था। अब मैं इंटर करूंगी तो देखिए मैसेज हमारे पास जो है शो हो चुका है, हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्रेस.js। सो बेसिकली एक्सप्रेस.js जो है नोड.js की लाइब्रेरी है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कोड को आसान करती हैं। अभी तो देखिए नोड.js में तो सिर्फ हम लोगों ने सर्वर को स्टार्ट किया, लेकिन आगे जब आप लोग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस नोड.js में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कोड रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए लाइब्रेरी आई है एक्सप्रेस.js, जो कि काफ़ी हमारे कोड को आसान बनाती है। ठीक है, और जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाती है उसको। अब हम आते हैं किस चीज़ पे, व्हाट इज़ MongoDB। ठीक है, जो कि इस सेशन का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, सो MongoDB हमारे पास NoSQL डेटाबेस है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारे पास MongoDB कैंपस का जो है वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ से आके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग के पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो है स्टेटस बार में जो है शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली आप गूगल क्रोम पे जाके इसके वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करो, आप लोग को रिस्पॉन्स में ये आ जाएगा, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी हो गया है आप लोग के लिए बैकएंड सर्वर में। और फिर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो तो आप लोग के साथ ये डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MongoDB कैंपस। ठीक है, फिर आगे हम लोग यूज करते हैं इसके लिए MongoDB एटलस, जो कि
आप लोग आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, देन आप लोग को उसके यूज़ का समझ आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है बिगनिंग में लोग कंपास को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग मोंगोडीबी पे। तो मोंगोडीबी हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस that stores data in flexible JSON like document, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझे कि MongoDB हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। एक हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस है जो कि PHP और jQuery लारावेल के साथ यूज होती है। एक हमारे पास है नो एसक्यूएल डेटाबेस, दैट इज MongoDB। अब इन दोनों में हमारे पास फर्क क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हम यहाँ पे जो है एसक्यूएल क्यों यूज नहीं कर रहे, एसक्यूएल डेटाबेस क्यों यूज नहीं कर रहे। तो एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिमिटेशन पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे क्यों एसक्यूएल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसक्यूएल जो है उसमें हमारे पास ज्यादातर जो है स्पेस वेस्टिंग होती है, मेमोरी वेस्टिंग होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नाम है एलिस, ठीक है। एलिस का डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया, ठीक है। एलिस का डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया, उसका नाम है, उसका ईमेल है, उसका फोन है, उसका एड्रेस है। बाकी डेटा तो हमने इंटर कर दिया, लेकिन एलिस का एड्रेस हमारे पास नहीं है। तो एलिस का एड्रेस नहीं है तो उसकी जो फील्ड होगी, जो सेल होगी, वो हमारे पास एज इट इज, जब उसका एड्रेस नहीं होगा उसमें हम लोग नल लिख लेंगे और वो स्पेस हमारे पास जो है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। So this is the limitation of relational database, SQL database, ठीक है। अगर हम नो एसक्यूएल में हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो नो एसक्यूएल क्या करता है? ठीक है, एलिस का एड्रेस हमारे पास नहीं है तो बस ठीक है, नहीं है, हम उसके लिए कोई स्पेस ही यूज नहीं कर रहे, हम उसको दिखा ही नहीं रहे। तो बेसिकली जो है एसक्यूएल में हमारे पास स्पेस वेस्टिंग होती है और नो एसक्यूएल जो है इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास स्पेस वेस्टिंग नहीं होती। दूसरा ये कि एसक्यूएल डेटाबेस में हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, टेबल बना होता है, ठीक है। टेबल में फिर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, जो आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नजर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नो एसक्यूएल में हमारे पास जो कि मोंगोडीबी है, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट होता है। जेसन, अब जेसन किसे कहते हैं, ठीक है। जेसन हमारे पास की वैल्यू पेयर में जो है डेटा होता है, ठीक है। की वैल्यू पेयर में कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ब्लॉक ओपन किया, इस ब्लॉक को मैंने क्लोज किया, ठीक है। इस ब्लॉक में आती हूं मैं और यहाँ पे मैं नेम को एज अ स्ट्रिंग लूंगी, जो कि हो गई है हमारे पास की, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने नेम एंटर किया है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिस। एलिस भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जेसन हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है। तो मोंगोडीबी में हमारे पास इस टाइप में जो है डेटा सेव होती है, जो कि जिसकी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती। और रिलेशनल डेटाबेसेस जो है उसमें हमारे पास टेबल्स यूज होती हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली जेसन, जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में जो है डेटा मौजूद होती है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ और यहाँ पे जो है हम देखते हैं बेसिक CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशंस हमारे पास होता है, एक क्रिएट होता है, ठीक है, डेटा को क्रिएट करना, ठीक है। रीड होता है, डेटा मतलब क्रिएट का मतलब है डेटाबेस में किसी डेटा को क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करना? यूजर आया नया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आया, उसने अपना डेटा जो है वो दिया फॉर्म में, और फॉर्म का डेटा जो है डेटाबेस में सेव हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ? दिस इज एक्चुअली क्रिएट डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। इसके अलावा CRUD C जो है हमारे पास जो है क्रिएट के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास R है, तो R का मतलब है रीड का मतलब है डेटा को डेटाबेस से रीड करना, जो डेटा डेटाबेस में मौजूद है उसको रीड करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना डेटा दिखाओ, ठीक है, मुझे अपना डेटा दिखाओ। बैक एंड से डेटा आया डेटाबेस से और वो यूजर को दिखा दिया फ्रंट एंड में। सो दिस इज रीड
रीड, ठीक है। इसका मतलब है डेटाबेस से डेटा रीड करना। अपडेट का मतलब है उसमें जो डेटा आपने इंटर किया है उसमें चेंज करना। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप लोग अपना पासवर्ड चेंज करते हो ना, तो दिस इज एक्चुअली अपडेट द डेटा, ठीक है। पासवर्ड आप अपडेट करते हो तो आप उसके लिए CRUD ऑपरेशन में जो है डेटाबेस में जो है रिक्वेस्ट करते हो प्रॉपर मेथड्स के थ्रू, जो कि इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। और आप लोग उसको जो है अपडेट करके नया डेटा आपके साथ जो है डेटाबेस में सेव हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है डिलीट डेटा, ठीक है। डिलीट डेटा है, तो डिलीट डेटा क्या करता है? डिलीट का मतलब, डिलीट से आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि डिलीट का सिंपली मतलब है कि डेटाबेस से जो है डेटा को क्या करना, डेटा को डिलीट करना, ठीक है। तो दिस इज द CRUD ऑपरेशंस इन द MongoDB। और दूसरा जो आप लोग के पास SQL भी है, रिलेशनल डेटाबेस, उसमें भी आपके पास जो है CRUD ऑपरेशन होता है, ठीक है। बहुत ये इस दोनों में आप लोग के पास CRUD ऑपरेशन मौजूद होता है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए CRUD ऑपरेशन तो हम बनाएंगे डेटाबेस में, लेकिन इसको बनाने के लिए जो है हमें मेथड्स की जरूरत पड़ती है। मेथड्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। वो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं CRUD ऑपरेशंस को डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए। और ये मेथड्स हमारे पास होते हैं, मैं अभी आप लोगों को लिख के देती हूँ। एक होता है हमारे पास पोस्ट मेथड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, जो कि हम डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करेंगे तो हम इसके लिए पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड हमारे पास है गेट मेथड, जो कि एक्सप्रेस जेएस में मैंने आप लोगों को जो है बताया कि मैं आप लोगों को ये मेथड समझाती हूँ कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस में हम लोगों ने गेट किया, राउट पे जो है यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये डेटा दिखा दो। रीड ओनली पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि मुझे जो मैसेज हम लोगों ने लिखा था, हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्रेस जेएस, ये डेटा मुझे सिर्फ दिखा दो रीडिंग पर्पस के लिए। तो उसमें रिस्पॉन्स में उसे मैसेज शो हुआ, ठीक है। तो गेट हम यूज करते हैं, ठीक है, रीड डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा मेथड है पुट हम यूज करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए डेटाबेस में। किस चीज के लिए? डेटा को अपडेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अगर कोई पासवर्ड, फॉर एग्जांपल किसी का नेम भी गलत हो गया, नेम भी चेंज हो सकता है, ईमेल भी चेंज हो सकता है, पासवर्ड भी चेंज हो सकता है, जो चीज आप चेंज करना चाहो, तो दिस इज बेसिकली अपडेशन इन यूर डेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड है दैट इज डिलीट मेथड। डिलीट मेथड जो है ये सिंपली डिलीट, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को जो है डेटाबेस से रिमूव करने के लिए ही यूज होता है। सो डिलीट हम जो है डिलीट मेथड जो है डेटा को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को CRUD ऑपरेशन और मेथड्स का समझ आया होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क पे, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क पे हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकल वर्क पे हम लोग जो है डेटाबेस MongoDB में जो है हम यूजर को जो है सेव करेंगे, ठीक है। आप लोग जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ इंटीग्रेट करोगे, तब आप फॉर्म से जो है डेटा को ले जाके MongoDB में सेव करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिक्स है, बिगनिंग है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिंपली कोड में ही डेटा बना के आप लोगों को MongoDB में जो है सेव करके दिखाऊंगी कि हाउ वी कैन सेव द डेटा इन MongoDB, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आऊंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोग MongoDB के जो है वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग MongoDB को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आती हूँ, मेरे पास डाउनलोडेड है, ठीक है, MongoDB। और यहाँ पे आके मैं सॉरी, मेरे बहुत सारे विंडोज ओपन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने MongoDB शेल इंस्टॉल किया है, ठीक है।
लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को सिंपली मोंगोडीबी से ही समझा देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोंगोडीबी को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मोंगोडीबी ओपन हो गया। आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे आप लोग के पास भी ऐसा विंडो शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने करना है एड न्यू कनेक्शन। हम लोगों ने एक कनेक्शन बनाया है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जो है डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे मोंगोडीबी के साथ। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करके ये हमें एक यूआरएल दे रहा है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, ठीक है। ये मेरे पास जो है कॉपी हो गया। तो जब मैं वहां पे एक्सप्रेस जेएस में जो है इसका कनेक्शन बनाऊंगी, ठीक है। तो इस यूआरएल की मुझे जरूरत पड़ेगी कनेक्शन बनाने के लिए। इसके अलावा आप इसको कोई नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं, कलर में कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है, तो मैं सीधा बस इसको जो है कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब आऊंगी यहाँ पे VS कोड पे, और सबसे पहले इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मोंगोस पैकेज की, एक मोंगोस लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे मैं जो है मोंगोस को इंस्टॉल करूंगी, ठीक है। npm लिख के आई लिख के npm इंस्टॉल मोंगोस, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल होने लगेगी यहाँ पे। अगर जब तक ये होता है आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है, किसी का भी हो, क्योंकि आज इसका जो है ना आखिरी मैडम का आखिरी क्लास था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मंगोज आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है। package.json में आएंगे, ये मंगोज का वर्जन है और मंगोज भी हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग जो है इसको उड़ा देते हैं। हम लोग जो है मोंगोडीबी में डेटा को सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी डिपेंडेंसी, जो भी पैकेज आप लोग इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले उसको रिक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर करूंगी मोंगोस को, ठीक है। मोंगोस इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे मैं सिंपली दे दूंगी पैकेज का नाम, ठीक है। तो मंगोज हमारे पास रिक्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं स्कीमा बनाऊंगी। व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा में इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि मैं यूजर से क्या क्या इनपुट ले रही हूँ और MongoDB में मैं क्या क्या सेव करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगी कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल को नाम दिया, और यूजर स्कीमा में मैं क्या करूंगी कि आप मोंगोज में जाओ और मंगोज में मुझे स्कीमा नामी मेथड जो है वो दो, ठीक है। स्कीमा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूंगी, ठीक है। करली ब्रेसेस को सेलेक्ट कर लूंगी, और यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए यूजर से। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए यूजर का नेम, ठीक है। यूजर का नेम चाहिए मुझे, ठीक है। तो सिंपली मैं नेम लूंगी, और अब ऑब्जेक्ट में क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट में मैं दूंगी इसकी प्रॉपर्टीज के यूजर का नेम किस तरह होना चाहिए। तो यूजर का नेम जो है उसकी टाइप हमारे पास होनी चाहिए स्ट्रिंग की। देखिए आपके पास जो है डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक आप लोग के पास इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, इसी तरह से बहुत सारी जो है डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो जो किसी को नंबर में रिक्वायर्ड होता है वो फ्लोट या इंटीजर यूज करता है, ट्रू फॉल्स में रिक्वायर्ड होता है तो वो बूलियन डेटा टाइप यूज करता है। अगर किसी को स्ट्रिंग में रिक्वायर्ड होता है तो वो स्ट्रिंग में जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप इंटर करता है, ठीक है। तो मैंने इसको बताया कि मुझे नेम चाहिए यूजर का, लेकिन उसकी टाइप जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है।
और इसके अलावा ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर यूजर नेम एंटर ना करे तो आप इसको मैसेज शो करें कि यूजर नेम इज मस्ट, आप लोगों ने ये जरूर एंटर करना है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगी ट्रू, कि यूजर का नेम जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आऊंगी, एक तो हमें जो है नेम चाहिए, इसके अलावा हमें जो है यूजर का ईमेल चाहिए। ईमेल को मैं स्टोर करना चाहूंगी मोंगोडीबी में, ठीक है। तो ईमेल का भी जो है टाइप हमारे पास स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है। इसके इसके अलावा ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है यूनिक। यूनिक मतलब जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब लॉगिन करते वक्त किसी भी वेबसाइट में या किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है, आप लोगों ने एक मरतबा लॉगिन किया है, लेकिन आप दोबारा जब ईमेल यूज करना चाहते हैं, ठीक है, और आप लोग का कुछ जो है डेटा गलत होता है उसमें, तो वो आप लोग एक मैसेज शो करता है कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। आप इस पे दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, ये आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है, लॉगिन है, ठीक है। तो यूनिक का मतलब है कि जो यूजर भी ईमेल एंटर करेगा तो उसका ईमेल यूनिक होगा। अलग अलग ईमेल्स जो है वो बनेंगे, यूनिक ईमेल्स होंगे एवरी यूजर के, ठीक है। तो यूनिक भी मैं क्या कर लेती हूँ, ट्रू कर लेती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ जो है नेम और ईमेल ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आती हूँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगी, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया स्कीमा। अब इस स्कीमा के थ्रू हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल हम क्यों बनाएंगे, यूजर डेटा एंटर करेगा ना, तो कैसे एंटर करेगा, तो मॉडल के थ्रू जो है डेटा को एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल को मैं दोबारा, एक मेमोरी को दोबारा रिजर्व कर देती हूँ, और यूजर को मैं क्या कर देती हूँ, यूजर को मैं असाइन कर देती हूँ मंगोस डॉट मॉडल। मॉडल यूजर डेटा भेजेगा, यूजर जो है डेटा, यूजर का डेटा क्रिएट होगा तो वो मॉडल के थ्रू होगा। ये स्कीमा तो सिर्फ हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर जो है डिफाइन की कि इसमें हमारे पास नेम होगा और ईमेल होगा, ठीक है। तो मॉडल में क्या होगा, मॉडल में हम लोग जो है यूजर का डेटा क्रिएट करना चाहिए और मॉडल को हम लोग देंगे यूजर, और सिंपली यहाँ पे मैं जो है एज अ पैरामीटर यूजर स्कीमा को पास कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि यूजर स्कीमा को इसलिए पास कर रही हूँ कि यूजर का डेटा जो है वो सिर्फ ईमेल और नेम ही होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया मॉडल। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल के थ्रू हम न्यू यूजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो न्यू यूजर को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे न्यू यूजर को जो है लूंगी, ठीक है। जब भी कोई यूजर डेटा एंटर करेगा तो बेसिकली वो तो न्यू यूजर है ना डेटाबेस के लिए, ठीक है। लॉगिन के लिए फिर ऑलरेडी सेव डेटा, वो फिर न्यू यूजर्स के लिए नहीं है। तो न्यू यूजर को जब भी यूजर डेटा, अलग अलग यूजर होंगे ना, तो जो भी यूजर डेटा एंटर करे तो न्यू यूजर क्रिएट करो, हर बार न्यू यूजर को क्रिएट करो। किस चीज के थ्रू, मॉडल के थ्रू, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने यूजर दिया है। तो इसको हम लोग उठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन में हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या बनाया है, नेम और ईमेल। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्टैटिक डेटा पास करूंगी आप लोग को समझाने के लिए, तो ये हमारे पास जो है डेटाबेस में जो है सेव हो जाएगी। तो नेम को मैं दे दूंगी कि फॉर एग्जांपल यूजर ने जो है डेटा एंटर किया अली का, ठीक है। और ईमेल जो है इसने इंटर किया किस चीज का, अली का ही ऑब्वियसली। तो ये ali@gmail.com, ठीक है। सो दिस इज द डेटा ऑफ क्या, यूजर। और जब भी यूजर डेटा एंटर करे, ये डेटा आ जाए, तो आप इसको जो है एज ए न्यू यूजर मोंगोडीबी में क्या करो, सेव कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास मोंगोडीबी में सेव हो जाएगा, लेकिन ये डेटा अभी सेव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने मोंगोडीबी के साथ
कनेक्शन बनाई ही नहीं हमने, यूआरएल को जो है यहाँ से कॉपी किया, लेकिन हम लोगों ने कनेक्शन तो बनाई ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आके जो है मैं कनेक्शन बनाऊंगी, ठीक है। तो कनेक्शन में कैसे बनाऊंगी, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी जो मंगोज हम लोगों ने इंस्टॉल की है वो, उसके अंदर जाओ कनेक्ट फंक्शन, कनेक्ट फंक्शन निकालो। कनेक्ट फंक्शन में क्या करो, जो यूआरएल हम लोगों ने जो है उठाई थी वहां से MongoDB क्रिएट करते वक्त, ठीक है, उस यूआरएल को उठाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट किया आप लोगों ने, स्लैश डाल के डेटा, अपने डेटाबेस को आप जो भी नाम देना चाहे उसको नाम दो। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देती हूँ रजिस्टर यूजर, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया तो MongoDB में हमारे पास इस नाम का डेटाबेस जो है वो बन जाएगा और उसमें अली और अली का जो है ईमेल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पे मैं आके अपने फाइल को रन कर दूंगी तो हमें पता भी चल जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर तो हमारा कनेक्शन हो गया है तो हमें console.log में दिखाओ कि you are connected with MongoDB, ठीक है। अगर हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है तो हमें कंसोल में दिखाओ कि यू आर कनेक्टेड विद MongoDB, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं फाइल को रन करूंगी node.index.js, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, और किस चीज का एरर है, आई थिंक मॉडल में हमारे पास जो है एरर है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल यूज करती हूँ तो देखती हूँ कि ये हमारे पास जो है रन हो रहा है या नहीं। दोबारा मैं आती हूँ और यहाँ पे नोड index.js लिख लेती हूँ। तो देखिए इन्होंने हमें मैसेज दिया यू आर कनेक्टेड विद MongoDB, तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली जो है वो बन गया है। अब मैं MongoDB पे आऊंगी, ठीक है। तो ये थी ना हमारी जो हम लोगों ने कनेक्शन बनाई थी, मैं Ctrl+R करके इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखिए रजिस्टर यूजर का मैंने डेटाबेस बनाया था, ठीक है, और इसमें मैंने मॉडल का नाम दिया था यूजर। तो यूजर में हमारे पास अली का नेम और ईमेल जो है वो सेव हो गया है। ये आईडी जो है आप कहेंगे कि ये तो हमने नहीं दी, ये क्यों आई, तो डेटाबेस खुद आईडीज जनरेट करता है और डेटा MongoDB डेटाबेस ही है, लेकिन MongoDB जो है आईडी खुद जनरेट करता है यूनिकली, और वो हर यूजर को जो है वो आईडी असाइन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था MongoDB कनेक्शन। और दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास नाम आया है यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल को नाम दिया है यूजर का, इसलिए हमारे पास इसमें जो है यूजर का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, ये देखिए, ठीक है। सो अगर हम इस नाम को चेंज करें, स्टूडेंट करें, जो भी करें, तो वहां पे जब हम Ctrl+R करेंगे तो वहां पे इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज द MongoDB। और ये था हमारा आज का जो है हमारे आज के टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कल के बारे में, आज के बारे में, और जो फर्स्ट डे था उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। anyone of you, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है। आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई है आज। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैडम थैंक यू, आपने हमें अपना 3 दिन बहुत कीमती दिन आपने दिए हैं। आपको मैंने डिस्टर्ब किया, आपको क्लास के लिए जो है ना वो आपको रिक्वेस्ट की, और आपने मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो आपने एक्सेप्ट की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर क्लासेस, जिस तरह आपने डिटेल में पढ़ाई। क्योंकि जब भी हमारी क्लासेस हुई है वो 1 घंटे की होती है, लेकिन वो 45 मिनट तक की जाती है, 30 मिनट तक की, और उसमें आखिर में बस वही क्वेश्चन वगैरह थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं कि जो पूरा 1 घंटा जो है ना वो जारी रहे। जिस तरह आपने पढ़ाई है, इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो हमारी क्लास 1 घंटे से भी आगे हो गई, और जिस तरह आपने डिटेल में पढ़ाई।
सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और आई होप कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पहले सेशन में इतनी समझे होंगे जितना इस सेशन में, मेरे ख्याल में जो 3 दिन की ये सेशंस थे इसमें समझे होंगे। सो उन सब की तरफ से मैडम मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ काम करते रहे, आप हमें सेशन देती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सेशंस एंड फॉर एवरीथिंग यू प्रोवाइड टू अस। थैंक यू इंशाल्लाह यू आर वेरी मच। वेलकम। तो हम अभी ये सेशन एंड कर लेते हैं। आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा है कि हमें सब कुछ क्लियर है। सो अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो यूट्यूब भी देख सकता है, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि हम मैडम के साथ आगे भी कुछ सेशन लें। थैंक यू मैडम। इंशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।